ओके, तो अभी तक हमने डिराक इक्वेशन की कुछ उसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स के बारे में बात की है, लेकिन अभी तक हमने डिराक इक्वेशन को फॉर एग्जांपल सॉल्व नहीं किया। तो इस वीडियो में हम डिराक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो डिराक इक्वेशन को सबसे पहले अगर हम लिख लें तो वो कुछ यूँ बनती है। और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो स्पिनर है ये एक्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर हम डिराक इक्वेशन, चूँकि आप देख सकते हो सबसे पहले कि डिराक इक्वेशन इट्स नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइप की सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं डिराक इक्वेशन की, और फिर उन सॉल्यूशंस को सुपर इम्पोज करके हम डिराक इक्वेशन की एक जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं, जो कि हम बाद में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम डिराक इक्वेशन की एक बहुत ख़ास सोल्यूशन की बात करेंगे, और फिर बाद में हम उन सॉल्यूशंस को सुपर इम्पोज करके एक जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। और हम ये कर सकते हैं बिकॉज ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो वो जो ख़ास तरह की सोल्यूशन है वो सोल्यूशन दरअसल एक पर्टिकुलर मोमेंटम सोल्यूशन है। उस स्पिनर सोल्यूशन के अंदर जो स्पिनर फील्ड है उसका एक ख़ास मोमेंटम होगा। ओके, सो वो सोल्यूशन कुछ यूँ है कि साई ऑफ एक्स इज़ जस्ट सम फंक्शन ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई टाइम्स पी एक्स। अगर एक फिक्स मोमेंटम है तो फिर ये जो यू ऑफ पी है ये सिर्फ एक नंबर बन जाएगा, और ये सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंट होगी सोल्यूशन। ओके, दूसरी बात ये कि हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि हम एज्यूम करेंगे कि जो पार्टिकल्स डिस्क्राइब हो रहे हैं डिराक फील्ड से वो मैसिव पार्टिकल्स हैं। लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे फर्मियंस मौजूद हैं। हम आगे देखेंगे कि डिराक इक्वेशन से जो पार्टिकल्स डिस्क्राइब होते हैं वो फर्मियंस होते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे फर्मियंस हैं जो कि मैसलेस हैं। एटलीस्ट स्टैंडर्ड मॉडल में जो न्यूट्रिनोज हैं वो मैसलेस होते हैं, लेकिन हमें फॉर्मुलिज्म फिर भी ऐसा चाहिए जो कि मैसलेस फर्मियंस को डिस्क्राइब कर सके। इट विल टर्न आउट कि वी विल बी एबल टू मेक सच अ फॉर्मुलिज्म। हम ऐसा फॉर्मुलिज्म बना सकेंगे बाद में जो कि मैसलेस पार्टिकल्स को भी सपोर्ट कर सके। और हमारा जो करंट फॉर्मुलिज्म है ये भी मैसलेस पार्टिकल्स को कुछ हद तक इनकॉर्पोरेट कर सकेगा। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि जो पार्टिकल्स डिस्क्राइब हो रहे हैं डिराक इक्वेशन से वो मैसिव पार्टिकल्स हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके रेस्ट फ्रेम में जा सकते हैं। तो अगर हम उसके रेस्ट फ्रेम में जा सकते हैं तो हम उसका एक ख़ास मोमेंटम होगा। वो मोमेंटम क्या होगा? हम ये जानते हैं कि रेस्ट फ्रेम में उसका जो मैथ है वो उसकी टोटल एनर्जी होगा, और उसके जो मोमेंटम कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। ये करने का रीज़न ये है कि इससे सोल्यूशन आसान हो जाएगी, लेकिन बाद में हम एक लॉरेंस बूस्ट करके एक आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम के अंदर सोल्यूशन भी निकालेंगे, और वो दरअसल टोटल सोल्यूशन होगी डिराक इक्वेशन की। ओके, सो अब अगर हम ये मोमेंटम यूज़ करें तो सबसे पहले तो अगर हम इस सोल्यूशन को डिराक इक्वेशन में रखें, देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं ये करूँ, राइट, सो हम ये देख सकते हैं कि पहली वाली जो टर्म होगी वो कुछ यूँ बन जाएगी। राइट, और चूँकि एक्सपोनेंशियल जो है वो आर्बिट्ररीली ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये ज़ीरो होना चाहिए। और अभी तक आप देख सकते हो कि मैंने ये कोई इस कंडीशन नहीं लगाई है कि कि जो हम जो है वो रेस्ट फ्रेम के अंदर है। वो कंडीशन मैंने भी लगानी है। मैंने भी मोमेंटम इम्पोज नहीं किया कि मोमेंटम की फॉर्म क्या है। तो ये जो सोल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है ये डिराक स्पिनर्स के लिए करेक्ट है, और ये इक्वेशन बार बार हम यूज़ करेंगे बाद में। ओके, सो मैं इसको बॉक्स कर दूं क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, अब हम रेस्ट फ्रेम में जाएं अगर, सो रेस्ट फ्रेम में जो मोमेंटम का मोमेंटम की फॉर्म होती है वो होती है मैस एंड मोमेंटम कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि जो पी स्लैश है, चूँकि वो गैमा म्यू पी म्यू है, वो बन जाएगा गैमा ज़ीरो पी ज़ीरो, क्योंकि बाकी पी कंपोनेंट्स तो ज़ीरो हैं, जो कि बन जाएगा एम टाइम्स गैमा ज़ीरो।
इसका मतलब है कि जो ये इक्वेशन थी वो बन जाएगी आई टाइम्स गैमा ज़ीरो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल मल्टीप्लाइड बाय एम। एम को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, एम टाइम्स आई टाइम्स गैमा ज़ीरो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम्स, ओ आई थिंक मैंने कुछ मिस किया, आई एम सॉरी, या सॉरी, जब मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आ रहा था तो डेरिवेटिव की वजह से एक्सपोनेंशियल से माइनस आई भी आ जाएगा, तो एक्चुअली ये आई ख़त्म हो जाएगा जो पी के स्टार्ट में है, या ओके। तो ये एक्चुअली बॉक्स्ड इक्वेशन होनी चाहिए, या ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके सो तो ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। अब अगर मैं गैमा ज़ीरो की मैट्रिक्स फॉर्म लिखूं तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हम देख चुके हैं कि वो ये है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो हमें पता है अच्छे से। और अगेन मैं बता दूं कि ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है, ये 4x4 मैट्रिक्स हैं जो कि ब्लॉक फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके अब अगर मैं u ऑफ p को ब्लॉक फॉर्म में लिखूं, हमें पता है ये फोर डायमेंशनल स्पिनर है, लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि इट इज़ ए बी एक 2x2 स्पिनर है, बी भी एक 2x2 स्पिनर है। और अब अगर मैं एक ऊपर वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कुछ यूँ बनता है, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यस, ए बी इक्वल टू ज़ीरो, एम को वैसे मैं भूल सकता हूँ। ओके तो अब ये चीज़ मुझे बता रही है कि बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्चुअली वो उसको आप इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो भी एक फोर डायमेंशनल स्पिनर है जो कि ब्लॉक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए 2 डायमेंशनल लग रहा है। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ए इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि जो यू ऑफ पी है वो है ए और ए, तो इसकी जो कन्वेंशनल फॉर्म है वो है अंडर रूट ऑफ एम 1 क्योंकि हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। अब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने अंडर रूट एम क्यों लिखा है। वेल इट विल टर्न आउट कि अंडर रूट ऑफ एम जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लिख तो कुछ भी सकते हैं, ए और ए जो है वो आर्बिट्ररी है। तो हम इसको इस तरह इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इट विल टर्न आउट लेटर कि अंडर रूट ऑफ एम जो है उसको अगर मैं स्टार्ट में ले लूँ इसके, तो ये जो फॉर्मुलिज्म जो है ये मैथलेस पार्टिकल्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। बिकॉज यू सी अगर मैथलेस पार्टिकल्स हों तो m ज़ीरो हो जाता है, राइट। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि m यहाँ पे क्यों है, तो ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा। वेल इट विल टर्न आउट कि नहीं होगा ज़ीरो जब हम फुल डिराकी क्वेश्चन की जो सोल्यूशन लिखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ रेस्ट फ्रेम के अंदर लिखी है। ओके सो मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ तो अगर मैंने अभी तक ये किया है कि मैंने रेस्ट फ्रेम में सॉल्व किया डिराकी क्वेश्चन जिसमें मोमेंटम ये हो जाता है, तो u ऑफ p जो है उसकी फॉर्म अंडर रूट ऑफ m और 1 आ रही है। अगेन मैं रिमाइंड करवा दूँ कि ये जो 1 है इसको, अच्छा ओके आपको 1 लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक इट टू बी एन आर्बिट्ररी थिंग, यू कैन टेक इट टू बी ज़ाय, इसको ज़ाय कहते हैं, सो यू कैन टेक इट टू बी ज़ाय। ओके सो हो सकता है आपको 1 से कन्फ्यूजन हो कि 1 क्यों लिखा है या हाउ कैन यू नो कि इट इज़ 1, सो यू कैन टेक इट टू बी ज़ाय, राइट। ओके अब क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन को हम आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम के अंदर लिखना चाहते हैं। सो आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम में कैसे लिख सकते हैं इसको? मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम लोरेंस बूस्ट अप्लाई करेंगे, और लोरेंस बूस्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आएगी वो आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम में होगी। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लोरेंस बूस्ट अप्लाई करने से आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम में कैसे आ जाएगी इक्वेशन, बिकॉज अगर मैं कोई लोरेंस बूस्ट अप्लाई करता हूँ तो वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कब आप देखोगे कि मैं लोरेंस बूस्ट जो है वो अप्लाई करूँगा जेड डायरेक्शन के अंदर, तो उससे आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम में कैसे इक्वेशन आ जाएगी? वेल इट विल टर्न आउट के जेड डायरेक्शन में बूस्ट अप्लाई करने से जो सोल्यूशन आती है वो सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है कि वो फ्रेम इंडिपेंडेंट फॉर्म बन जाए, तो एक्चुअली वो हर रेफरेंस फ्रेम में सही होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि अच्छा अगर मैं स्पिनर की फॉर्म भी लिखूँ तो स्पिनर जो है वो चूँकि u ऑफ p टाइम्स दिस थिंग है, तो वो अभी तक वो u है अंडर रूट ऑफ m
ज़ाई और माइनस दिस थिंग। अच्छा, ज़ाई पे मैं कमेंट कर दूँ, ज़ाई जो है वो एक कोई भी आर्बिट्ररी 2x2 जो है वो, सॉरी 2x2 कह रहा हूँ, 2 डायमेंशनल स्पिनर हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो नंबर्स हैं। तो हम जानते हैं कि आर्बिट्ररी 2 डायमेंशनल स्पिनर को इस तरह लिखा जा सकता है। तो इसकी दो जो ज़ाई की जो दो मशहूर पॉपुलर चॉइसेस हैं वो यही हैं, जो कि बेसिस वेक्टर्स एक तरह से आप कह सकते हो हैं। तो आप कह सकते हो कि ज़ाई इट कैन बी 1 0 और इट कैन बी 0 1, राइट। अगर ये वाली ऊपर वाली चॉइस हम चूज़ करें तो उसको हम ज़ाई 1 कहते हैं, और नीचे वाली चॉइस को हम ज़ाई 2 कहते हैं। और इसीलिए चूँकि इसमें एक चॉइस है तो इसको हम ज़ाई एस पे लिखते हैं, क्योंकि एस एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कह सकते हैं कि ये है। तो इस चॉइस की वजह से चूँकि ज़ाई के ऊपर एस आ रहा है अब, तो इसलिए यू के ऊपर भी एस आ जाता है, क्योंकि यू जो है वो ज़ाई पर डिपेंड करता है। और आप एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर भी एस लिख सकते हो, लेकिन ये लिखा नहीं जाता। वो इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि बाद में हम जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो हम एस के ऊपर सम कर देंगे, राइट। तो फिर कोई एस नहीं बचेगा साई के ऊपर। ओके, अब अगेन हम वहाँ पे आते हैं कि हमने लॉरेंस बूस्ट अप्लाई करना है। तो हमें ये पता है कि साई जो है वो ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। अगर मैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लिखूं तो वो कुछ यूँ बनती है, सॉरी वो कुछ यूँ बनती है, दिस होल मल्टीप्लाइज बाय साई ऑफ एक्स, नॉट साई ऑफ एक्स बट साई ऑफ इनवर्स एक्स, राइट। ओके, तो अब हम इस चीज़ की फाइनाइट फॉर्म अगर लिखें तो फाइनाइट फॉर्म जो है वो कुछ यूँ बनती है, इट्स एक्सपोनेंशियल of minus I by 2 and all of this, right। So अब चूंकि मैंने z डायरेक्शन में अप्लाई करना है बूस्ट, सो z बूस्ट, तो उस केस में ये जो एक्सपोनेंशियल होगा ये बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई बाई 2, और फिर सिर्फ इसमें सिर्फ दो टर्म्स आ सकती हैं, 0 3 और 3 0, बिकॉज और कोई बूस्ट अप्लाई नहीं हो रहा ऑफ दिस थिंग। और हम जानते हैं कि ओमेगा और एस दोनों एंटी सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, राइट। बिकॉज अब दूसरी टर्म में दोनों बार इंडिसेस एक्सचेंज कर सकते हो, दोनों एक्सचेंजेस से एक माइनस साइन आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ओमेगा 0 3 s 0 3 टाइम्स दिस थिंग, सॉरी दिस थिंग। ओके, सो अब हमें पता है कि ओमेगा 0 3 जो है वो दरअसल रेपिडिटी है दैट डायरेक्शन में, तो मैं इसको रेपिडिटी लिख देता हूँ। और रेपिडिटी के नीचे z डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सिर्फ एक ही रेपिडिटी है हमारी प्रॉब्लम में, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो अब अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास कुछ यूँ बनता है 0 3 टाइम्स ओमेगा ऑफ दिस थिंग। लेकिन ओमेगा जो है वो है, सॉरी ओमेगा कह रहा हूँ, साई ऑफ एक्स जो है वो है क्या, साई ऑफ एक्स जो है वो है दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। तो साई ऑफ ये क्या होगा, लैम्डा इनवर्स एक्स क्या होगा। वेल इसमें पी पे इसमें इसकी कोई ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होगी, हमें नहीं पता, एफ ऑफ दिस थिंग ये हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल के अंदर p टाइम्स x है जो कि एक लॉरेंस स्केलर है। अगर मैं p टाइम्स x की बात करूँ तो एक्चुअली इट्स p म्यू x म्यू, राइट। और ये चेंज नहीं होता लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। अगर x चेंज होगा तो p उसके इन्वर्स के साथ चेंज हो जाएगा, तो इस टोटल चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ u की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल की ट्रांसफॉर्मेशन को भूल सकते हैं, राइट। तो अब u की ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखो तो u प्राइम जो है वो भी इसी एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रांसफॉर्म होगा, माइनस आई ईटा s03 और u ऑफ p। अब क्वेश्चन उठता है कि इस एक्सपोनेंशियल को हमने कैलकुलेट कैसे करना है।
सबसे पहले तो हमें S03 का फार्मूला चाहिए। तो S0J का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो था -I/2 ओमेगा जे 0 माइनस ओमेगा जे। इसका मतलब ये है कि S03 जो है वो -I/2 ओमेगा 3 0 नेगेटिव ओमेगा 3 है। बट एक चीज़ आपने नोट करनी है और वो ये है कि अगर आप ये वाला मैट्रिक्स देखो, ये वाला मैट्रिक्स, तो इसका स्क्वायर क्या है? ओमेगा 3 0 नेगेटिव ओमेगा 3 का स्क्वायर जो है ओके, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। सो दिस इज ओमेगा 3 स्क्वायर। ओमेगा 3 स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स था ओमेगा 3 0 0 ओमेगा 3, इसका स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बात अभी बहुत करामत साबित होगी थोड़ी देर बाद। ओके, सो अगेन अगर मैं ये चीज़ दोबारा लिखूं तो वो कुछ यूँ बनती है, -I ओवर ओके -I। ओके, अब अगर मैं S03 का वो डालता हूँ इसमें एक्सप्रेशन, तो ये बनता है -I/2 ओमेगा 3 0 0 माइनस ओमेगा 3 और u(p). -I दो दफ़ा है तो उसको मल्टीप्लाई करके आपस में -1 बन जाएगा। तो ये बनता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा ईटा/2। रैपिडिटी है लेकिन उसको ईटा भी कहते हैं। तो ओमेगा 3 0 0 माइनस ओमेगा 3 टाइम्स दिस थिंग। अब एक्सपोनेंशियल जो है वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। एक्सपोनेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स डू दैट। एक्सपोनेंशियल को कैलकुलेट करने का जो ऑब्वियस तरीका है वो है इसकी टेलर सीरीज। सो दिस इज j going from 0 to infinity and 1 over j factorial multiplied by minus eta/2 power j, एंड ये जो मैट्रिक्स है इसकी भी पावर j। बट अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं इवन और ऑड केसेस के अंदर, सो j even 1 over j फैक्टोरियल माइनस eta/2 j। तो हमें पता है कि मैं इस जो मैट्रिक्स है ओमेगा 3 0 0 ओमेगा माइनस ओमेगा 3 ओमेगा कह रहा हूँ सिग्मा 3 0 0 माइनस सिग्मा 3, इसकी कोई इवन पावर लोगे तो वो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा बिकॉज इसका स्क्वायर 1 है, राइट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे। फिर j ऑड, और इसमें ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स की कोई ऑड पावर जो होगी वो ये खुद ही आएगी बिकॉज इवन पावर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो उसमें ऑड करने के लिए इवन में कोई एक और पावर चाहिए। तो इवन से अगर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो एक और दफ़ा जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स खुद ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी और इस मैट्रिक्स को भी हम समेशन से बाहर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और चेंजेस भी करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले समेशन के अंदर जे इवन वाले समेशन में ये आप इस माइनस को भूल सकते हो बिकॉज -1 की कोई इवन पावर जो है वो 1 होती है। ओके, और दूसरी बात ये कि इस माइनस को भी आप भूल सकते हो जो कि जे ऑड में है और ये माइनस बाहर लेके जा सकते हो क्योंकि -1 की कोई ऑड पावर -1 होती है। अब ये जो समेशंस बन रही हैं ये कुछ भी नहीं है सिवाय ये वाली जो समेशन है इवन वाली, दिस इज द समेशन ऑफ हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा बाई 2, राइट। और ये जो ऑड वाली समेशन है दिस इज द समेशन ऑफ हाइपरबॉलिक साइन ऑफ ईटा बाई 2, राइट। आई एम श्योर कि आपने पहले समेशन देखी होंगी। सो दिस इज हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा बाई 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस हाइपरबॉलिक साइन ऑफ ईटा बाई 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, राइट। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ। ओके, मैं एक एब्रीवेशन यूज़ करूँगा। हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा बाई 2 जो है इसको मैं कहूँगा c/2, सिर्फ एब्रीवेशन है। हाइपरबॉलिक साइन ऑफ ईटा बाई 2 जो है उसको मैं कहूँगा s/2। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि c और s क्यों नहीं कह रहा? वो इसलिए क्योंकि मैं आगे हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा जो होगा उसको c कहूँगा और हाइपरबॉलिक साइन ऑफ ईटा को s कहूँगा।
हालांकि ये रिलेशन सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाइपरबॉलिक cos of eta by 2 is 1/2 टाइम्स, ये रिलेशन सही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एब्रीवेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये जो मैंने ऊपर लिखी है, राइट। ओके, हो सकता है कि मुझे ये नीचे वाली एब्रीवेशन इतनी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं ऊपर वाली ज़रूर यूज़ करूँगा। ओके, आई नो ये कोई बहुत अच्छी एब्रीवेशन नहीं है, मैं सिर्फ जगह को बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आई वोंट रिकमेंड कि आप भी ये यूज़ करो। ओके, मैं ये नीचे वाली एब्रीवेशन यूज़ नहीं करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ ऊपर वाली एब्रीवेशन यूज़ करूँगा मैं। सो जो एक्सपोनेंशियल था -i टाइम्स ईटा टाइम्स S03, वो हमने देखा है कि वो बना है हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा बाई 2 माइनस हाइपरबॉलिक साइन ऑफ ईटा बाई 2 टाइम्स दिस होल मैट्रिक्स, राइट। लेकिन ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लियरली लिखूं तो वो कुछ यूँ बनता है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ c/2। ओके, अगर मैं नीचे वाली एब्रीवेशन यूज़ कर ही नहीं रहा तो मैं इनको c और s कह सकता हूँ सिंपली। तो ये याद रखिएगा कि c का मतलब है हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा बाई 2, ना कि हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ ईटा, ठीक है। सो इट्स c माइनस सिग्मा 3 ऑफ साइन 0 0 c प्लस सिग्मा 3 एंड साइन, राइट। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल। अब इसमें ऑब्वियस प्रॉब्लम ये है, ओके, मैं प्रॉब्लम बताने से पहले ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ कि अभी तक हमने किया क्या है। तो हमने यू की ट्रांसफॉर्मेशन पे हम काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ये थी, ये, राइट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मिलता है हमें वो मैं लिख दूँ, यू प्राइम पी जो है वो है सी माइनस सिग्मा 3s 0 0 c प्लस सिग्मा 3s और u ऑफ p। लेकिन हमारा u ऑफ p ओरिजिनल जो था वो दरअसल रेस्ट फ्रेम में था, उसकी हमारे पास फॉर्म पड़ी हुई है। सो हमारे पास जो u ऑफ p था रेस्ट फ्रेम में वो था m टाइम्स, वेल एक्चुअली मैं s भी डाल सकता हूँ इस पर, मुझे हर जगह s डालना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये है कि u s प्राइम ऑफ p इज अंडर रूट ऑफ m c माइनस दिस। बस की बहुत आवाज़ आ रही है भाई। ओके, इट इज़ दिस थिंग, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसफॉर्म हो तो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रैपिडिटी यानी कि ईटा की टर्म्स में लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में हो। तो वो कैसे कर सकते हैं? वेल, उसका तरीका ये है कि हम एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफॉर्म करें और फिर उनको रैपिडिटी की टर्म्स में लिखें, और फिर हम एक तरह से रिवर्स फार्मूला करके रैपिडिटी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें एनर्जी और मोमेंटम किसी तरह। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, करने में भी इतना मुश्किल नहीं है कोई। तो लेट्स स्टार्ट दैट। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर। तो मोमेंटम 4 वेक्टर चूँकि एक 4 वेक्टर है, हमें पता है कि कोई भी 4 वेक्टर जो होता है, कोई भी 4 वेक्टर को मैं एक 4 वेक्टर है ए प्राइम एक्स, ये जो है ये होता है दिस, इसकी हमने पहले बात की हुई है, तो दिस शुडंट बी न्यू फॉर यू। हमें याद है कि जब वेक्टर्स के जो थे जनरेटर्स वो जे थे, और खैर मुझे यहाँ लिखना चाहिए, राइट। लेकिन अब अभी हम कोई फील्ड की बात नहीं कर रहे, तो ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं मोमेंटम 4 वेक्टर की बात करूँ। मोमेंटम 4 वेक्टर को फील्ड नहीं है, इट्स जस्ट अ 4 वेक्टर। तो इसमें मुझे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यूँ लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन अगेन मैं z डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, z डायरेक्शन में बूस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसकी वो लिखूँगा फाइनाइट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, राइट। तो अब z डायरेक्शन में बूस्ट कर रहा हूँ मैं परफॉर्म, तो a म्यू प्राइम जो है वो बनेगा, ये बिल्कुल पहले की तरह है कि मैं इसमें दो टर्म्स आएंगी z डायरेक्शन के z डायरेक्शन में बूस्ट परफॉर्म करने की वजह से, वो दोनों टर्म्स सेम होंगी बिकॉज ओमेगा और j जो है वो दोनों एंटीसिमेट्रिक है अपने इंडिसेस के अंदर। तो हमारे पास जो है वो ईटा टाइम्स J03 ये बनेगा, राइट।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि J03 जो है ये है क्या? वेल इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला कुछ यूँ था, ये कुछ वीडियोस पहले मैंने डिस्कस किया भी था फॉर्मूला। अब अगर मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखूं तो ये फॉर्मूला चीख चीख के मुझे ये कह रहा है कि अगर आप ज़ीरो थ्रो, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं। इसमें दो वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो तब हो सकती हैं जब म्यू ज़ीरो हो और न्यू थ्री हो, या फिर न्यू ज़ीरो हो और म्यू थ्री हो। तो अगर ओके मैं नीचे वैल्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ। अगर ये केस हो या ये केस हो तभी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो सकती है। तो पहले केस में देखते हैं, तो म्यू थ्री और ज़ीरो हो और न्यू थ्री हो, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है उसमें सिर्फ ये चीज़ नॉन ज़ीरो होगी, क्योंकि ये चीज़ तो खैर ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज जी ऑफ थ्री ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है। तो पहले केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये बनेगा आई टाइम्स जी ज़ीरो ज़ीरो डेल्टा थ्री थ्री, तो दिस इज़ जस्ट आई, तो दिस इज़ आई, राइट। ओके, दूसरा केस जो है उसमें सिर्फ ये टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, राइट। तो ये देखते हैं ये टर्म क्या बनती है। दिस इज़ माइनस आई बिकॉज माइनस साइन अंदर है इसके, तो इसमें थ्री थ्री और ज़ीरो ज़ीरो, बट दिस इज़ अगेन आई, वाई बिकॉज जी थ्री थ्री इज़ ज़ीरो, मैं प्लस माइनस 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 सिग्नेचर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके राइट, तो इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, ज़ीरो 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 आई, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो, सॉरी आई ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो ये है इस मैट्रिक्स की फुल फॉर्म, राइट। आप आई को अंदर में जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट हाँ आप आई को अंदर जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास माइनस वन आ जाएगा। तो ये है आई टाइम, सॉरी ये है जे की फुल फॉर्म, J03 की। तो इसका मतलब ये है कि ए म्यू प्राइम जो है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ईटा, और J03 मैंने लिखना है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो, वो ये चीज़ ये है कि एक मिनट, या दिस इज आई टाइम्स जे, ये आई टाइम्स जे की फुल फॉर्म है, तो मुझे अब माइनस आई नहीं लिखना चाहिए। तो दिस इज़ माइनस ईटा टाइम्स आई टाइम्स J03। ये जो मैट्रिक्स है, चूँकि मैंने एंड में आई मल्टीप्लाई किया था, तो इसीलिए ये जो है क्या कहते हैं, मैं अब आई नहीं लिखूँगा एक्सपोनेंशियल के अंदर। लेकिन एक और चीज़ आप देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल में एक माइनस भी है, एक नेगेटिव साइन भी है ईटा के स्टार्ट में, यहाँ ये रहा। तो ये भी अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर एब्जॉर्ब कर दो तो ये माइनस वन भी ख़त्म हो जाएंगे और ये वन बन जाएंगे। तो फिर एक तरह से आपने माइनस आई J03 के लिए कैलकुलेट किया है, और ये आपके पास एंड में मैट्रिक्स आया, और अब आप इसको यूँ लिख सकते हो, राइट, टाइम्स ए, और इसके न्यू कंपोनेंट्स जो हैं टाइम्स दिस। लेकिन हम पी की बात कर रहे हैं, तो अब मैं इसको पी लिख देता हूँ, राइट। अब एक चीज़ गौर से देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट फ्रेम से, राइट, रेस्ट फ्रेम से अगर हम स्टार्ट करें, और उससे पहले मैं बल्कि इसको इन्फिनिटेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ। इन्फिनिटेसिमल फॉर्म में ये बन जाएगा वन प्लस ईटा ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, राइट। और इसमें फिर ईटा स्क्वायर टर्म्स होंगी, उनको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। अब मैं रेस्ट फ्रेम से अगर स्टार्ट करता हूँ, तो रेस्ट फ्रेम में जो पी म्यू था वो ये है, राइट। अब मैं इंडिसेस को हटा रहा हूँ, मैं पूरे पूरे मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, मैंने इसलिए पी न्यू नहीं लिखा। अब आप एक चीज़ देखो गौर से कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाले P1 और P2, इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं कर रही है। वेल मुझे कैसे पता, बिकॉज आप ये देखो कि ये वाली रोज़ और ये वाले कॉलम्स टोटली ज़ीरो हैं, राइट। तो जो फ़र्क पड़ रहा है वो सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम पे पड़ रहा है, एनर्जी पे पड़ रहा है और मोमेंटम के थर्ड कंपोनेंट पे, यानी कि थर्ड डायरेक्शन के कंपोनेंट पे पड़ रहा है। दिस इज़ इंट्यूटिव। अगर आप इस रेस्ट फ्रेम से स्टार्ट करो और जेड डायरेक्शन में बूस्ट परफॉर्म करो, तो P1 और P2 को कुछ भी नहीं होने वाला, एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, राइट। तो मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम के बारे में भूल जाता हूँ बिल्कुल, और मैं सिर्फ
सब स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ, और वो सब स्पेस कौन सी है? एनर्जी और मोमेंटम का थर्ड कंपोनेंट, ये जो सब स्पेस है। टोटल स्पेस क्या थी? वेल कि एनर्जी और फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। लेकिन फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हो रहे, दे आर ट्रिवियली ट्रांसफॉर्म्ड। तो मैं सिर्फ एनर्जी और थर्ड कंपोनेंट की बात अगर करूँ, तो मेरे मैट्रिसेस जो अभी 4x4 मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये जो J03 का मैट्रिक्स आया है, ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स रह जाएगा, बिकॉज मैं सिर्फ एक सब स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ, राइट। तो E और P3, E जो है वो ओके, आपको याद होगा कि यहाँ पे P प्राइम म्यू था। P प्राइम म्यू क्या है? वो एक ट्रांसफॉर्म्ड फोर मोमेंटम है, तो उसका जो एनर्जी कंपोनेंट होगा वो ज़ाहिर है एनर्जी हो गया, वो सिर्फ मैस नहीं रहा, बिकॉज अब हम रेस्ट फ्रेम में नहीं है उसके, तो इसलिए मैं इसको E लिख रहा हूँ। और कोई ट्रांसफॉर्म्ड P3 भी होगा, पहले P3 था वो ज़ीरो था बिकॉज वो रेस्ट फ्रेम में था। सो दैट इज़, अब यहाँ पे ये जो 1 था, ये इसको मैं अब इसको मैं अब एक्सप्लिसिटली लिखूँगा, दैट्स 1001 प्लस ईटा टाइम्स 0110 टाइम, और मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिख रहा हूँ। अब अगर मैं फाइनाइट फॉर्म लिखूँ इसकी, तो फाइनाइट फॉर्म में अगेन एक्सपोनेंशियल आ जाएगा 0110 टाइम्स मैंने 0 3 दफ़ा लिख दिया, m0। मैं P1 और P2 कंपोनेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। अब अगेन ये एक्सपोनेंशियल कैसे हमने कैलकुलेट करना है? अगेन द सेम थिंग। सबसे पहले आप नोट करो कि ये जो है इस मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको ये स्क्वायर किए बगैर पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज सिग्मा 1 पाउली मैट्रिक्स। द पाउली मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो 1 होता है। अगेन तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ये बनेगा, अगेन मैं इसको ऑड और इवन कंपोनेंट्स में केसेस में बांटूंगा, तो j इवन 1/j फैक्टोरियल ईटा पावर j, और इस मैट्रिक्स की जो एक्सपोनेंशियल के अंदर आया हुआ है उसकी इवन पावर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो मैं उसको अंदर लिखूंगा, मैंने इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, प्लस j ऑड 1/j फैक्टोरियल दिस थिंग, और इस मैट्रिक्स की जो ऑड पावर है वो हमेशा खुद होगा, बिकॉज इवन पावर हमेशा वो आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो अगेन दिस इज I टाइम्स cos हाइपरबॉलिक ईटा 0110 साइन हाइपरबॉलिक ईटा। तो मैंने वो कहा था पहले कि ये cos हाइपरबॉलिक ईटा और साइन हाइपरबॉलिक ईटा भी बाद में आएंगे, तो मैं उनको यूज़ करूँगा। खैर, सो अब ये बनता है cos हाइपरबॉलिक ईटा साइन हाइपरबॉलिक ईटा और साइन हाइपरबॉलिक ईटा cos हाइपरबॉलिक ईटा। तो अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन लिखूं तो u बनता है टाइम्स m0, लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूं तो कुछ u बनता है। अब अगर आप cos दोनों साइड पे कंपोनेंट्स को कंपेयर करो, तो cos ईटा जो है वो बनता है एनर्जी ओवर m, साइन हाइपरबॉलिक ईटा जो बनता है वो है P3 ओवर m। बट अगर मैं इन cos हाइपरबॉलिक ईटा और साइन हाइपरबॉलिक ईटा की डेफिनेशंस लिखूं, तो दे आर समथिंग लाइक दिस। बट अगर मैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, यानी कि दो ही इक्वेशंस हैं, खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो है ये बनता है ऐसे, और जो ये है ये बनता है ऐसे, ऐसे। इसका ये मतलब है कि ये जो है इसके लिए मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट। और यही काम जो है वो e टू द पावर माइनस ईटा बाई 2 में है, राइट। ये मैंने क्यों किया है? वेल वो इसलिए क्योंकि अब मैं इनको यूज़ करके मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि cos ईटा बाई 2 क्या है। वेल cos ईटा बाई 2 जो है वो ईटा बाई 2 प्लस माइनस ईटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 है। तो मैं दोनों के एक्सप्रेशंस, यानी कि इसका और इसका एक्सप्रेशन जो है वो ऊपर से यूज़ कर सकता हूँ।
तो मेरे पास कुछ यूँ बनेगा कि ई प्लस पी थ्री प्लस ई माइनस पी थ्री डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अंडर रूट एम। और यही चीज़ मैं साइन के लिए भी कर सकता हूँ। और आपको याद होगा कि मैंने इसको सी कहा था और इसको मैंने एस कहा था, राइट। तो यहाँ पे भी मैं यही कर सकता हूँ, राइट। अब मेरे पास सी और एस के एक्सप्रेशंस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, जो मैं चाहता था। तो अब अगर मैं ऊपर जाऊँ और साई की यू की ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ, तो वो कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। ये है ये ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ये है ये ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ओके, सो सी माइनस सिग्मा 3s और सी प्लस सिग्मा 3s। अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को एनर्जी और मोमेंटम की टर्म्स में लिखूं, तो मेरे पास कुछ यूँ आता है, दिस इज अंडर रूट एम सी प्लस सिग्मा 3s और सी माइनस सिग्मा 3s में आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हो कि उसमें मुझे सी और एस ऐड करने पड़ेंगे और माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन उनमें कॉमन डिनोमिनेटर सी और एस दोनों में वो है 2 टाइम्स अंडर रूट एम। बट अंडर रूट एम तो यू की ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर भी था, हमने अभी ऊपर देखा, और वो कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने अंडर रूट एम शुरू में लिखा था, राइट। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने अंडर रूट एम क्यों लिखा था। ओके, सो सी प्लस सिग्मा 3s जो है वो कुछ यूँ बनेगा, सी का एक्सप्रेशन जो है वो ये है, प्लस सिग्मा 3s, एक मिनट में नीचे लिख देता हूँ, सिग्मा 3s राइट। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ जगह बचाने के लिए, वो ये है कि अगर आप यू की ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ पे, जो कि ये लिखी हुई है, राइट। तो अब अगर आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हो कि सी माइनस सिग्मा 3s जो है वो साई एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यू जो है वो नीचे जाके ज़ीरो ही देगा। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास आएगा सी माइनस सिग्मा 3s टाइम्स साई एस और सी प्लस सिग्मा 3s साइन टाइम्स साई एस। तो मैं इसको सिर्फ एक वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, मैट्रिक्स पूरा लिखने में बहुत जगह जाएगी। सो this thing multiply by psi s और c, सॉरी यहाँ पे c माइनस था, राइट, और प्लस सिग्मा 3s, राइट, टाइम्स दिस थिंग। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्म्ड यू। बिल्कुल एलिगेंट नहीं है, बिल्कुल बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको ज़रा थोड़ा ठीक करूँ, मैं इसको और बेहतर फॉर्म में लिख सकता हूँ। बेहतर फॉर्म जो होगी वो कुछ यूँ होगी, प्लस दिस थिंग, राइट, 1 प्लस सिग्मा 3 times this, and again this whole thing is multiplied by psi s और e plus p3 1 plus sigma 3 over 2 multiplied by, sorry, plus e minus p3 1 minus sigma 3 over 2, right, xi f, right। अब अगर आप एक चीज़ देखो तो वो ये है कि अगर आप अब यहाँ पे मैंने यू को तो लिख दिया है, खैर जिस तरह लिखना चाहिए इसको, लेकिन अगर मैं दोबारा से इसको उस मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, तो आपको याद होगा कि ये स्टार्ट में कुछ यूँ था कि इट वाज अंडर रूट एम टाइम्स सी माइनस सिग्मा 3s 0 0 सी प्लस सिग्मा 3s टाइम्स साई s
टाइम्स साई एस, राइट। अब अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देखो अंडर रूट एम समेत, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स क्या है वो मैं लिखने लगा हूँ। तो वो मैट्रिक्स कुछ यूँ है, ये सिर्फ इसका फर्स्ट कंपोनेंट लिख रहा हूँ मैं मैट्रिक्स का, राइट। यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, और ये भी इसका लास्ट कंपोनेंट लिखने लगा हूँ मैं। राइट, तो ये है वो मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ाय एस और ज़ाय एस से, यानी कि ये जो है। और अंडर रूट एम में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि सी प्लस सिग्मा 3x और सी माइनस सिग्मा 3x के डिनोमिनेटर में अंडर रूट एम आ रहा था, तो वो कैंसिल हो गया। अब एक छोटी सी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो ये है कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करें। वेल ये काम मैं यू नो जो कि इस वीडियो को देख रहा हो या देख रही हो उस पर छोड़ सकता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो सिग्मा 3 का स्क्वायर है दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अगर आप ये याद रखो तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करो तो आप देखोगे कि वो मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है वो कुछ यूँ आता है कि इट इज़ वन ई माइनस सॉरी या ओके इट इज़ ई प्लस सॉरी माइनस P3 सॉरी सिग्मा 3 P3 0 0 E प्लस वेल P3 सिग्मा 3 कर लो, एक ही बात है वैसे, PE प्लस P3 सिग्मा 3, ये इस मैट्रिक्स का स्क्वायर आता है। ये आप ये एक एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो, ये इतनी मुश्किल नहीं है, राइट। इतना मुश्किल नहीं है, ये आप सिर्फ इस मैट्रिक्स को, चूँकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको सिर्फ फर्स्ट एंट्री का स्क्वायर लेना और सेकंड एंट्री का स्क्वायर लेना, दैट्स इट। सो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज सिग्मा डॉट पी या फिर पी डॉट सिग्मा 0 0 एंड पी डॉट सिग्मा बार। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो पी है वो ये है, राइट। तो अब अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि जो यू प्राइम है वो है पी डॉट सिग्मा 0 0 पी डॉट सिग्मा बार टाइम्स दिस थिंग। इसको हम यूँ लिख सकते हैं दिस थिंग और पी डॉट सिग्मा बार। तो ये जो है ये दरअसल एक आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम में डिराक इक्वेशन की सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन की कई प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो ये किसी भी आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम में डिराक इक्वेशन की सोल्यूशन है। और अगेन एस कैन बी 1 and 2 विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट चॉइसेस ऑफ साई। सो अगले वीडियो में हम इस सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।